आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि खान सर का जो बुक निकला था बेल्ट्रॉन वाला, बेल्ट्रॉन का पेपर सेट जो है 32 नंबर, ये 32 नंबर पेपर सेट का सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डिटेल्स देने वाले हैं। और आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और आपको जब वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा और 5 दोस्तों के पास आप शेयर करिएगा, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, समझिएगा ध्यान से। फॉन्ट के केस को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो फॉन्ट के केस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, चेंज केस होता है, चेंज केस, ठीक है, चेंज केस। चेंज केस किसको कहते हैं? चेंज केस, चेंज केस किसको कहते हैं? तो देखिए कोई भी टेक्स्ट हम जब स्मॉल में लिखेंगे तो वो कैपिटल में हो जाए, कैपिटल में लिखेंगे तो स्मॉल में हो जाए, है ना। तो चेंज केस उसी को कहते हैं। तो वो चेंज केस का शॉर्टकट की क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिफ्ट प्लस F3 होगा। अगर आप चाहते हैं इसको प्रैक्टिकल करके देखने के लिए तो देख सकते हैं। इसके लिए MS वर्ड का फाइल ओपन करना पड़ेगा। देखिए MS वर्ड का फाइल ओपन किए और इसमें हम कुछ लिख दे रहे हैं, टाइप कर दे रहे हैं, डेमो टाइप यहाँ पर रहता है। देखिए अब इतना दूर जो है हम सेलेक्ट किए। अब इसको जो है स्मॉल लेटर में करना है, किस में करना है? स्मॉल लेटर में। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? शिफ्ट प्लस F3। तो हम शिफ्ट प्लस F3 को दबाएं, है ना, तो कैपिटल में हो गया। फिर से दबाएंगे शिफ्ट प्लस F3, स्मॉल में हो गया। फिर से अगर शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं तो सेंटेंस केस हो गया। आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सेंटेंस केस कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आइएगा, देखिएगा 5 प्रकार दिया हुआ। लेकिन शॉर्टकट की जो है, एक सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस में ही काम करता है, ये दो केस में काम नहीं करता है। ये ऑप्शन से करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, समझिएगा ध्यान से। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक फाइल को रीड, राइट, मॉडिफाई, एग्जीक्यूटिव करने की अनुमति को सुरक्षित कैसे किया जाता है? ठीक है, MS एक्सेल से प्रश्न है। किससे प्रश्न है? MS एक्सेल से। और यहाँ वर्कबुक फाइल को, है ना, तो वर्कबुक फाइल किसको बोलते हैं? तो MS एक्सेल के पूरे फाइल को, MS एक्सेल के पूरे फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। तो वर्कबुक को ऐसा सुरक्षित रखना है कि इसको जो है कोई रीड ना कर सके, है ना, उसमें कोई लिख नहीं सकता, यानी कुछ एडिट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता, है ना। यानी कि हम पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित करेंगे। तो पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपको कौन सा स्टेप यहाँ पे लागू करना होगा? तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? फाइल टैब में जाना होगा, फिर इन्फो में जाना होगा, फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाना होगा, फिर रेस्ट्रिक्ट एक्सेस करना है ना। तो इसके लिए देखिए आपको प्रैक्टिकल करके हम दिखा रहा है ना। MS एक्सेल का फाइल यहाँ ओपन करेंगे। देखिए MS एक्सेल का फाइल ओपन कर लिए, ठीक है। अब स्टेप में क्या हम बताए थे, है ना, सबसे पहले फाइल में जाना है। तो देखिए फाइल पर गया। अब उसके बाद कहाँ जाना है? तो उसके बाद यहाँ से इन्फो पे जाना है। उसके बाद देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी पूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, और जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप क्या करिएगा? प्रैक्टिकल करिएगा, है ना। प्रैक्टिकल करते करते आपको बहुत सारा प्रश्न जो है याद हो जाएगा और माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो आप देख लीजिए। ओह, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हम अभी दिए हैं और दूसरा नंबर प्रश्न छूट गया था, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। MS वर्ड 2016 में, ठीक है, कहाँ? MS वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल्स कैसे बनाया जाता है? दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न MS वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल्स कैसे बनाया जाता है? कैसे? तो इसके लिए एक स्टेप है, वो स्टेप आप फॉलो करिएंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्टेप ये है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं मेलिंग टैब में, उसके बाद लेवल्स में जाएंगे, उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसके लिए MS वर्ड में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? MS वर्ड में। चलिए MS वर्ड पे हमने गए और उसके बाद मेलिंग्स पे जाना है। देखिए यहाँ मेलिंग्स था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ है ना। क्रिएट में लेवल बनता है, लेकिन क्रिएट का ऑप्शन जो है ना, प्रश्न में नहीं दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट लेवल्स पे जाएंगे। लेवल से जाने के बाद देखिएगा कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहां पे ऑप्शन रहता है न्यू डॉक्यूमेंट का। किसका ऑप्शन रहता है, न्यू डॉक्यूमेंट का। देखिएगा, देखिए यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे लेवल बनता है, ठीक है, लेवल है ना। जैसे लेवल किसको बोलते हैं, कोई चीज अगर चिपकाना हो, जैसे कपड़ा का दुकान है वहां पे RS यानी कि मूल वाला स्टिकर चिपकाना, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लेवल बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनता है उसका वीडियो आपको अलग से बनाया जाएगा, लेकिन अब कैसे बनता है उसका स्टेप जानना है तो फिर से समझ लीजिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मेलिक्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ लेवल्स पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना है, ठीक है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का पेज खुलेगा, लेवल्स वाला पेज खुलता है, लेवल्स वाला पेज खुलता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 4 नंबर, MS वर्ड 2016 में बर्ड काउंट मीनू के अंतर्गत पाई जाती है, यानी कि बर्ड काउंट जो ऑप्शन है वो किस मीनू में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा रिव्यू मेनू। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कैसे, तो इसके लिए आपको MS वर्ड ओपन करना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे रिव्यू में जाइए, कहाँ जाना है, रिव्यू में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्ड काउंट है, देखिए यहाँ पे बर्ड काउंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्ड काउंट आपको दिख रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या है, MS एक्सेल में सेल्स की एक पंक्ति को फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है। एक्सेल में जाना है और सेल है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल में जाना है, एक पंक्ति को फॉर्मेट करना है, एक पंक्ति को क्या करना है, फॉर्मेट में। तो इसके लिए स्टेप पूछा जा रहा है, इसके लिए कौन सा स्टेप होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सेल में जाना है। अब यहाँ से होम कर देते हैं। अब इसको क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है, यानी कि अगर इसमें कोई डेटा लिखते हैं तो उसमें बोल्ड होगा, इटालिक होगा, फॉन्ट का कलर चेंज होगा, फॉन्ट सेल का कलर चेंज होगा, इस तरह से फॉर्मेटिंग करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो स्टेप पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टेप क्या होगा। तो इसका स्टेप होगा, सबसे पहले MS एक्सेल में जाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे रो को, यानी कि सेल के रो को सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट सेल में जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सेल फाइल ओपन कर दिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट सेल, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट सेल है। और अगर आपको देखिए यहाँ पे बॉर्डर देना है तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। और कलर फिल करना है, कलर फिल कर सकते हैं, फॉन्ट लगाना है, फॉन्ट भी लगा सकते हैं, साइज बढ़ाना है, सारा कुछ यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको करके भी दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ से बॉर्डर ले लेते हैं, चलिए कोई भी बॉर्डर का स्टाइल ले लीजिए, हम ले लेते हैं वाला। अगर बॉर्डर का कलर लेना है तो बॉर्डर के यहाँ से कलर ले लीजिए, फॉन्ट पे क्लिक करते हैं, फॉन्ट का कलर लेना है तो फॉन्ट का कलर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिल पे क्लिक करते हैं, फिल पे कलर लेते हैं, है ना, यानी कि इसके पीछे वाला एरिया। अब यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। तो स्टेप तो और भी है इसका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन के अनुसार ही आपको आंसर देना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, MS एक्सेल में जाएंगे, सेलेक्ट रो ऑफ सेल करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, ठीक है, जो हमने अभी करके दिखाया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। माइक्रो ऑपरेशन डॉट डॉट होते हैं, तो माइक्रो ऑपरेशन किसमें होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी में। तो मेमोरी में क्या होता है कि कोई भी चीज रखा जाता है, कोई भी डाटा रखा जाता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के द्वितीयक मेमोरी, यानी कि मेमोरी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, देख लीजिए, जिसके अंतर्गत रैम रोम आता है। और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी कहते हैं, और उसमें जो है हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, ये सब सारा चीज आता है, ठीक है। तीसरा नंबर कंप्यूटर के CPU रजिस्टर में, तो CPU के रजिस्टर में ही माइक्रो ऑपरेशन का काम होता है, ठीक है। अब चौथा में सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी एक प्रकार का मेमोरी है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, तो पेन ड्राइव भी सहायक मेमोरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा, कंप्यूटर के CPU रजिस्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। CIFS का पूरा नाम क्या होता है। तो C का मतलब होता है कॉमन, C का मतलब क्या होता है, कॉमन। और उसके बाद I का मतलब होता है इंटरनेट, और F का मतलब होता है फाइल, S का मतलब होता है सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, C वाला होगा।
कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। ठीक है, जब इंटरनेट से कोई फाइल हमारे डिवाइस में या यानी कि मोबाइल या फिर कंप्यूटर में, है ना, अगर आता है तो किस सिस्टम से आता है, तो सिस्टम का नाम है CIFS। ठीक है, या हमारे मोबाइल में वीडियो डाउनलोड किए तो किस सिस्टम से है, CIFS से आता है। ठीक है, या हम यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड किए तो कैसे गया, किस सिस्टम से गया, CIFS से गया। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, कौन सी पहली हाई लेवल लैंग्वेज है ना, तो सबसे पहले कौन आया था, फोर्ट्रन आया था, फोर्ट्रन, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन कब आया था, 1954 में। बाकी ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन 1954 के बाद यह है सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी हाई लेवल का लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, तो मनुष्य की जो भाषा है वो भाषा हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है सब हाई लेवल लैंग्वेज में बनता है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज कौन था जो हाई लेवल लैंग्वेज का था, तो नाम क्या हो जाएगा, फोर्ट्रन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी। अब देखिए MS एक्सेल से प्रश्न है, MS एक्सेल में पंक्ति की ऊंचाई का आकार कैसे बदलते हैं, पंक्ति का ऊंचाई का आकार बदलना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं बी वाला होगा। ठीक है, देखिए पंक्ति, पंक्ति का मतलब रो, रो को क्या करना है, उसको ऊंचाई बदलना है। तो यहाँ पे देखिए अगला हम सीट ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर गए और उसके बाद इसको बीथ जो है बढ़ा दिए, रो का जो बीथ है यहाँ पे इसको बढ़ा दिए। ठीक है, रो का बीथ बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका हाइट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे क्या है, बीथ है। यह मान लीजिए सेल है, तो सेल का इधर अगर हम लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, बीथ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है समझिएगा ध्यान से, प्रश्न में क्या कर रहा है, MS एक्सेल में पंक्ति की ऊंचाई का आकार कैसे बदलना, ऊंचाई का मतलब हाइट, तो हाइट का आकार कैसे बदलेंगे, तो हाइट का आकार हम लोग अभी कैसे बदलें, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो इसका नाम रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो, तो रो का हाइट बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कि यहाँ पे कॉलम पे जा रहे हैं और कॉलम का विड्थ बढ़ा रहे हैं, किसका विड्थ बढ़ा रहे हैं, कॉलम का। ठीक है, तो बेल्ट्रॉन वाले यहाँ पर ऑप्शन देने में जो है थोड़ा सा गलती कर दिया है। क्या गलती किया है, तो यहाँ पे देखिए रो का विड्थ नहीं होगा, किसका विड्थ होगा, कॉलम का विड्थ होगा। बस समझ गए ना, किसका होगा, तो देख लीजिए सब में रो दिया है, लेकिन सब में क्या होना चाहिए, रो के स्थान पर क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम का विड्थ को क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉलम विड्थ को तब तक खींचेंगे जब तक कि यह वांछित आकार की ना हो जाए। बात समझ गए ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे कोई डेटा लिख दिए, ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको चौड़ा करना है और हमको तब तक खींचना है जब तक कि यहाँ तक डिस्टेंस नहीं आ जाए। बस समझिए ना, यहाँ तक दूरी नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम होना चाहिए लेकिन क्या है, रो है। बेल्ट्रॉन वाले की थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन सेट करने में, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या है, MS वर्ड 2016 में रूलर्स का क्या उपयोग होता है, रूलर्स। तो MS वर्ड वाले ओपन करेंगे, देखिए MS वर्ड है, देखिए यहाँ पर एक रूलर यहाँ है और एक रूलर इस तरफ है। ठीक है, ये क्या करता है, तो जो आप टाइपिंग किए हैं, टाइपिंग आप कितना हाइट में किए हैं, कितना विड्थ में किए हैं, ये इससे पता चलता है। किससे पता चलता है, तो रूलर से। कैसे, तो देखिए यहाँ रूलर है, जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ तक, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। अब इधर भी देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट वाला एरिया आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर भी क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, कोई भी चीज हम लोग टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि आप कितना हाइट में, ये कितना विड्थ में टाइपिंग किए हैं। ठीक है, आप प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखिए क्या है प्रश्न, रोलर्स का उपयोग पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है, देखिए यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्षैतिज हो गया यानी कि हॉरिजेंटल हो गया, और ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। बस समझ गए ना, तो यहाँ पे देखिए यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाने पर जो आपके टैपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
एमएस ऑफिस 2016 में टेक्स्ट को कट करने के लिए है ना, टेक्स्ट को कट करना सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है। किस्मत अच्छा रहेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट की कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, ये सब सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन का अभिप्राय है, यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन से क्या कथन निकल रहा है, ठीक है, क्या है। तो ब्रॉडबैंड एक इंटरनेट कनेक्शन, आपको पता होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन दो प्रकार का होता है, एक डायल अप कनेक्शन होता है, दूसरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। आज के डेट में जितना भी लोग कनेक्शन ले रहे हैं इंटरनेट के लिए वो सब ब्रॉडबैंड ले रहे हैं, लेकिन पुराने वाले लोग जैसे 15-20 साल पहले ब्रॉडबैंड का कनेक्शन था लेकिन उतना डेवलप नहीं था, तो उसके पहले चलता क्या था, डायल अप कनेक्शन, ठीक है, डायल अप कनेक्शन। देखिए यहाँ पे डायल अप कनेक्शन लिखा होगा कहीं, डायल अप कनेक्शन देखिए। अब नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम के चित्र है, किसका चित्र है, तो ये चारों ऑप्शन में से आपको पता लगाना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर के भाग है, या यूटिलिटी प्रोग्राम किस सॉफ्टवेयर का भाग है। तो आपको हम पहले ही बता चुके थे कि सॉफ्टवेयर जो है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक क्या होता है, तो एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए बनाया जाता है, यूजर के लिए बनाया जाता है, जैसे एमएस वर्ड है ना, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब यूजर के लिए। लेकिन सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज 10 हो गया है ना, विंडोज 11 हो गया, एक कंप्यूटर के चलाने के लिए बनाया जाता है, या मोबाइल के चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड बनाया जाता है, बस समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन होगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, बात समझिए ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट को असुरक्षित कैसे किया जाता है, असुरक्षित, ठीक है। तो उसके लिए अनप्रोटेक्ट करेंगे, असुरक्षित तो मतलब सुरक्षित हटा देंगे, यानी कि पासवर्ड हटा देंगे। तो कैसे होता है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, देखिए रिव्यू में जाना पड़ेगा, फिर अनप्रोटेक्ट वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, फिर पासवर्ड को इंटर करेंगे, क्लिक ऑन ओके करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सेल पे जाना पड़ेगा, देखिए एक्सेल पे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए रिव्यू में जाना है, प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट के लिए कहाँ जाते हैं, कौन से मेनू में, तो रिव्यू में। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेक्ट सीट है और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उस पासवर्ड को हटाने के लिए यहाँ पे जाते हैं अनप्रोटेक्ट के पास, उसके बाद फिर पासवर्ड देते हैं, हट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका क्या होगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक ऑन रिव्यू, रिव्यू पर गए थे, फिर अनप्रोटेक्ट वर्कशीट था है ना, प्रोटेक्ट वर्कशीट था लेकिन हम पासवर्ड नहीं लगाए थे ना, इसलिए वहां पे प्रोटेक्ट दे रहा था। अब उसके बाद पासवर्ड देंगे, उसके बाद क्लिक ऑन ओके कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे पहले पासवर्ड लगाइएगा, पासवर्ड, देखिए रिव्यू में गए, अब यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। देखिए पासवर्ड हम दे देंगे, उसके बाद फिर इसको हटाने के लिए ही पूछ रहा था, हटाने के लिए फिर से पासवर्ड देंगे, हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बर्ड स्क्रीन लेआउट का क्या उपयोग हो, बर्ड स्क्रीन यानी कि एमएस वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो इसका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार ही आंसर दीजिएगा, ऑप्शन में जो रहेगा उसके अनुसार ही आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट को नेविगेट और निजीकृत करना। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, जो आप पेज देख रहे हैं इसी को डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेविगेट मतलब क्या होता है, इसको चलाना, यानी कि हम चाहेंगे, ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसका फॉन्ट के साइज छोटा कर सकते हैं, यानी कि अपना भी बना सकते हैं, और अपना को हम लोग बोलते हैं निजीकृत, क्या बोलते हैं, निजीकृत। तो यहाँ पे दो शब्द लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट को नेविगेट और दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ, निजीकृत। नेविगेट मतलब ऊपर नीचे अपना डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं है ना, चला सकते हैं, और निजीकृत का मतलब होता है हम अपने अनुसार इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं ना, और इसमें कलर भी दे सकते हैं, सारा कुछ अपने अनुसार कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, एमएस एक्सेल में सेल्स के एक कॉलम को फॉर्मेट कैसे किया जाता है ना, कॉलम को फॉर्मेट करना है कैसे। तो देखिए इसी टाइप का पहले भी प्रश्न था, ठीक है ना। तो एक टाइप का प्रश्न कई किस्म से पूछा जाता है, बात समझिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए सी होगा, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले कॉलम को करना है ना, किसको करना है, कॉलम को।
तो एमएस एक्सेल में जाना है, सेलेक्ट करना है कॉलम को, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल। सेम प्रश्न था, पहले वाला प्रश्न ही देख लीजिए, अभी आपको बताया था ये वाला। इसको फॉर्मेट करना है तो कैसे, तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे कॉलम को, है ना। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरे कॉलम को करना है तो अब ये सेल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होगा फॉर्मेट सेल का, आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सेम प्रश्न है। किस्मत अच्छा होगा तो एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा जाएगा, 3 बार पूछा जा सकता है, किस्मत आपका अच्छा रहेगा तब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इंटरनेट में सर्वर को किस रूप में जाना जाता है? सर्वर किसको कहते हैं? तो जहां हमारा डेटा स्टोर होता है, जैसे गूगल पे कोई चीज आप सर्च करते हैं, है ना, तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है? सर्वर के पास। और सर्वर का एक और नाम है, क्या नाम है सर्वर का? तो उसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। वेब का मतलब वेबसाइट, यानी कि नेट वाला सर्वर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यदि हम 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि एमएस एक्सेल में, है ना, एमएस एक्सेल में पाई चार्ट बनाने के लिए डेटा की एकाधिक श्रृंखला का चयन करते हैं तो क्या होगा? एकाधिक श्रृंखला का मतलब क्या होता है? एक से अधिक श्रृंखला या एक से अधिक टेबल या एक से अधिक डाटा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तब क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एमएस एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। एमएस एक्सेल ओपन कर लिए, चले एक सीट ले लेते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए चले, और एक श्रृंखला यहाँ पे ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं। अभी तीनों को सेलेक्ट करेंगे, है ना। एक से अधिक श्रृंखला है ना, एक अधिक श्रृंखला का मतलब होता है एक से अधिक श्रृंखला। तो एक श्रृंखला मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रैग करिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ड्रैग करिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लोग इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं पाई चार्ट होता है। क्या होता है? तो देखिए पाई चार्ट होता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चार्ट लेंगे। तो जैसे अगर हम चार्ट लेते हैं, ठीक है, देखिए तीनों को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिंगल डाटा है। डाटा में थोड़ा सा और हम परिवर्तन करते हैं, देखिए चलिए इसको थोड़ा दूरी पे ले जाते हैं। इसको भी दूर कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए हम इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी सेलेक्ट किए कंट्रोल दबाकर, फिर इसके बाद इसको भी सेलेक्ट किए। बात समझ गए ना। अब उसके बाद कहाँ जाएंगे? यहाँ पे पाई चार्ट के पास जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसी पाई चार्ट पे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे किसका डेटा आ रहा? तो ASDF का आ रहा था। ASDF हम लोग पहले श्रृंखला में लिखे थे, बात समझ गए ना। और सेलेक्ट भी पहले हम इसी को किए थे, याद रखिएगा। चलिए अब इसको हम अंडो करते हैं, फिर से अंडो करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब पहले इसको हम सेलेक्ट किए दूसरे डाटा को, है ना, फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट किए कंट्रोल दबा के, बात समझ गए ना। और फिर इसको सेलेक्ट किए। अब उसके बाद पाई चार्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे, और यहाँ से पाई चार्ट पे जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या आया, तो QWERT वाला आया था, यानी कि दूसरा नंबर वाला आया। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि जिसको पहले हमने सेलेक्ट किया उसका पाई चार्ट बना रहा। अब जिसको सेलेक्ट करेंगे उसका पाई चार्ट बना रहा है, बाकी सबको क्या कर रहा है, जितना भी श्रृंखला है सबको इग्नोर कर रहा है। तो आप आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए कौन होगा, कौन सा आंसर होगा।
चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसमें आंसर ऐसे पहला होना चाहिए और पहला आंसर में भी चेंजिंग होना चाहिए। क्या है देखिए, या पहली श्रृंखला को पकड़कर, छोड़कर की जगह क्या होगा, पकड़कर सभी को क्या कर दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। बस समझिए ना। अब यहाँ पे देखिए ये अंतिम श्रृंखला को ले रहा है, तो अंतिम श्रृंखला नहीं ले रहा है। जब भी ले रहा है तो क्या ले रहा है, जिसको हम पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। जिसको पहले सेलेक्ट करेंगे वो पहला श्रृंखला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इस देखिए सी दे रहा है, यहाँ पे आंसर में सी दे रहा है, लेकिन सी में क्या कर रहा है, यह दूसरी श्रृंखला को ले रहा है, दूसरी को तो नहीं ले रहा, ठीक है। ये जब भी ले रहा है तो जिसको पहले हम सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, उसी को ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए यह एक अधिक श्रृंखला को ले लेगा, एक अधिक मतलब एक से अधिक श्रृंखला लेगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोड़ कर की जगह क्या हो जाएगा, पकड़ कर। अब नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर चलते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2016 में डेट एंड टाइम फंक्शन कहाँ से आता है ना। एमएस पावर पॉइंट में डेट फंक्शन कहाँ से आता है, तो इसका सही आंसर होगा इंसर्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पावर पॉइंट ओपन करेंगे, पावर पॉइंट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको बढ़िया से आप देख लीजिए, यहाँ से नॉर्मल व्यू, और उसके बाद देखिए इंसर्ट में हम जा रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा डेट एंड टाइम आपको दिख रहा है, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप कोई वाला भी फॉर्मेट डेट एंड टाइम का ले लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ आ गया। तो ये कैसा है, किस मेनू में था डेट एंड टाइम, तो था इंसर्ट मेनू में। किस मेनू में था, इंसर्ट मेनू में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न, दो डिवाइसों के बीच या एक डिवाइस, दो डिवाइस या एक डिवाइस के बीच एक के एप्लीकेशन के बीच ट्रांसमिट होने वाला डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर या होल्ड करने का क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा स्पूलिंग, ठीक है। बफरिंग, रजिस्टरिंग, सफरिंग, ये सब नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, स्पूलिंग। तो स्पूल देखिए समझिएगा, सफरिंग किसको कहते हैं, बफरिंग किसको कहते हैं, रजिस्टरिंग किसको कहते हैं ना, और स्पूलिंग किसको कहते हैं। समझिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सफरिंग। आप इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो सर्च करने को हम लोग क्या बोलते हैं, सफरिंग। कोई वेबसाइट सर्च किए, कोई वीडियो सर्च किए, कोई ऑडियो सर्च किया, है ना, तो सर्च करने की क्रिया प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सफरिंग, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, कोई भी चीज हम लोग डाउनलोड करते हैं तो धीरे धीरे आता है ना, तो धीरे धीरे जब आ रहा है डाटा हमारे कंप्यूटर में, तो उस क्रिया प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बफरिंग। या कोई भी वेबसाइट ओपन किए और वो वेबसाइट एकदम धीरे धीरे आ रहा है, इंटरनेट का स्पीड स्लो है तो धीरे धीरे आ रहा है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बफरिंग। और रजिस्टरिंग में आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में डेटा जब डालते हैं तो सबसे पहले रजिस्टर में जाता है, इसलिए इसका नाम देता है रजिस्टरिंग, ठीक है। तो स्पूलिंग में क्या करता है, तो स्पूलिंग में क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजा, अब वो ऑनलाइन है नहीं, अगर ऑनलाइन रहेगा तो मैसेज रिसीव कर लेगा, बस समझिए ना, लेकिन ऑनलाइन है नहीं, तो वो मैसेज कहाँ पर स्टोर है, उस जगह का नाम क्या है, जहाँ पे स्टोर है उस जगह का नाम क्या है, तो उस जगह का नाम क्या है, स्पूलिंग। क्या नाम है, स्पूलिंग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, समझिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज में डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है। देखिए ये भी प्रश्न गलत दिया गया है। देखिए यहाँ पर मेल मर्ज में डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है, तो इसके लिए एमएस वर्ड ओपन करेंगे, है ना। अब उसके बाद मेलिंग्स में जाएंगे, ठीक है, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में जाएंगे, और यहाँ देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि दस्तावेज का प्रकार डिफॉल्ट रूप से लेटर है। क्या है, डिफॉल्ट रूप से लेटर है, समझ गया ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है, तो दस्तावेज का प्रकार है ना, लेटर है लेकिन टेम्पलेट नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, पेंट नहीं, बात समझ गया ना। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या होना चाहिए था, प्रश्न होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेटर होगा। क्या होगा, तो ये तीनों तो नहीं है, तो यहाँ पर तीन गो ऑप्शन थोड़े ना सही होगा, एक ऑप्शन सही होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेटर होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं की जगह नहीं को हटा देंगे, बाकी प्रश्न सही हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि इसमें से आंसर कौन होगा, तो लेटर होगा, मिस्टेक से नहीं लग गया है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को चलते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न को समझने के लिए आपको एक दिन क्लास करना पड़ेगा बस वाला, ठीक है।
ठीक है ना। बस आप लोग यूज किए हैं, है ना, लेकिन उसमें आप ट्रेवल किए हैं, तो इसमें भी ट्रेवल करेगा, लेकिन डाटा ट्रेवल करता है। बस का क्लास हम एक दिन स्पेशल चलाएंगे और उससे संबंधित बहुत सारा प्रश्न भी डील करेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न को फिलहाल के लिए याद कर लीजिएगा। और देखिए, निम्नलिखित में से किसे डेटा को डीएमए ट्रांसफर के दौरान साइक्लिंग स्टीलिंग कहा जाता है? डीएमए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, है ना। तो अभी के लिए बस याद कर लीजिए इसको, ठीक है। आपको बताया जाएगा बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है, डीएमए क्या होता है, सारा कुछ बताया जाएगा। अभी के लिए बस इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बस का एक दिन हम क्लास चलाएंगे, स्पेशल क्लास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निर्देशों को मतलब इंस्ट्रक्शन को डॉट डॉट में संग्रहित किया जाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, तो कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेमोरी। बहुत आसान क्वेश्चन। हम लोग कोई डाटा स्टोर करेंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे? कहाँ? तो मेमोरी में स्टोर करेंगे। बात समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। देखिए, इनपुट आउटपुट यूनिट इनमें से किसका नियंत्रण करता है? इनपुट मतलब जो हम लोग कोई भी डेटा देते हैं वो इनपुट होता है। आउटपुट मतलब प्रोसेस करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है रिजल्ट के रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। बात समझिए ना। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है, समझिए। इनपुट आउटपुट यूनिट में किसका नियंत्रण करती है? इनपुट आउटपुट यूनिट किसका नियंत्रण करती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेसर को और फिर पेरिफेरल के साथ संचार का। यानी कि प्रोसेसर के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है, संचार करता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेसर देखिए, समझिएगा। इनपुट है तो आउटपुट हमको कैसे मिलेगा? जब प्रोसेस करेगा तो कौन प्रोसेस करेगा? प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जब प्रोसेस करेगा तब ना आउटपुट मिलेगा। तो इसमें नियंत्रण करने का काम इनपुट आउटपुट किसको नियंत्रण किया? तो पहले प्रोसेसर के किया, ठीक है। अब पेरिफेरल्स के साथ संचार करता है, मतलब पेरिफेरल किसको बोलते हैं? तो कंप्यूटर का बाहरी जो भी पार्ट्स है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स। जो भी इनपुट पार्ट्स है या आउटपुट पार्ट्स है, उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल्स। समझ रहा है ना। तो इस तरह से इसको नियंत्रण करने का काम करता है ना। किसको किसको? प्रोसेसर को और पेरिफेरल्स के साथ संचार का। अब नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी और मूव कैसे किया जाता है? तो टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आपको पता होगा शॉर्टकट की कंट्रोल सी या कंट्रोल वी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। अब उसके बाद है एमएस वर्ड में मेल मर्ज की कैटलॉग में शामिल होता है। कैटलॉग किसको कहते हैं? कैटलॉग मर्ज की कैटलॉग। कैटलॉग किसको कहते हैं? जैसे आप जाइएगा कपड़ा दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए, कोई शर्ट खरीदना चाहते हैं, शर्ट पसंद नहीं आया तो आप क्या कहते हैं कि इसका कैटलॉग नहीं है? तो कैटलॉग नहीं है मतलब कि इसका डिजाइन और है, इसका लिस्ट दिखाइए। तो आपको एक बुक देता होगा, उसे बहुत, या फिर पेज देता होगा, उसे बहुत सारा शर्ट का डिजाइन, कलर वगैरह सारा कुछ दिया हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलॉग। यानी कि लिस्ट को ही कैटलॉग बोलते हैं। लिस्ट को क्या बोलते हैं? कैटलॉग। यानी कि जो हम लोग रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रखे हैं उसको क्या बोलते हैं? कैटलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड में मेल मर्ज की कैटलॉग डॉट डॉट शामिल होता है। तो कैटलॉग में क्या शामिल होता है? तो रिकॉर्ड की सूची। रिकॉर्ड की सूची। बात समझ गया ना। ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 27 नंबर। देखिए, एमएस पावर पॉइंट में स्वचालित शो को रोकने या पुनः आरंभ करने के लिए कौन सा की दबाते हैं? तो पावर पॉइंट में जब स्लाइड चलाते हैं, उस स्लाइड चलाने के टाइम में हमको रोकने की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे? एस का। एस मतलब क्या होता है? स्टॉप, ठीक है। तो एस से स्टॉप भी होता है और एस से स्टार्ट भी होता है। एस से स्टॉप और एस से स्टार्ट, याद रखिएगा। अब उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 28 नंबर। विंडोज एक्सपी में एमएस वर्ड को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या है? तो एमएस वर्ड पहले स्टार्ट होता था कैसे? तो इस नियम से स्टार्ट पे पहले जाना पड़ता था। और यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट पर गए। अब यहाँ पे देखिए क्या है? एप्स है, लेकिन पहले एप्स रहता था, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आता था ऑल प्रोग्राम। यहाँ पर ऑल प्रोग्राम, तो ऑल प्रोग्राम पे जाते थे। उसके बाद कहाँ जाते थे? उसके बाद हम लोग जाते थे एमएस ऑफिस के पास। एमएस ऑफिस के पास जाते थे, फिर कहा? एमएस वर्ड के पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इस क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 29 नंबर प्रश्न। देखिए, स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या प्रदर्शित करता है? तो स्लाइड सॉर्टर किस में रहता है? पावर पॉइंट में। कहाँ रहता है? तो उसके लिए व्यू में आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए स्लाइड सॉर्टर। और आपको पता होना चाहिए
कि इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थंबनेल्स। क्या बोलते हैं, थंबनेल्स। थंबनेल्स किसको बोलते हैं, तो स्लाइड के जो छोटा छोटा हिस्सा में दिखता है, छोटा छोटा पार्ट में दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थंबनेल्स। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे व्यू में जाना है और उसके बाद कहाँ जाना है, स्लाइड सॉर्टर में। कहाँ जाना है, स्लाइड सॉर्टर में। तो स्लाइड सॉर्टर में क्या हुआ, तो स्लाइड सॉर्टर में जितना भी स्लाइड था वो थंबनेल्स के रूप में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, थंबनेल्स के रूप में। तो अब प्रश्न को पढ़िए, आपको समझ में चल आएगा। देखिए, और स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए, क्षैतिज क्रम। क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। ठीक है, आपके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड मतलब टोटल स्लाइड थंबनेल्स के रूप में दिखाया। किसके रूप में दिखाया, थंबनेल्स के रूप में। अब यहाँ पे आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है। एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट को सुरक्षित कैसे किया जाता है। देखिए, वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए ये मिला के दूसरा या तीसरा प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्टेप होगा, तो इसके लिए सही स्टेप होगा पहला वाला, क्लिक करेंगे रिव्यू पर, फिर कहाँ जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कशीट पे, फिर कहाँ जाएंगे, इंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो कुछ देर पहले इस तरह का प्रश्न आया था, पहले भी 2 प्रश्न इसका आ चुका है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ से देखिए एक्सेल वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा। प्रोटेक्ट सीट है ना, या प्रोटेक्ट वर्क किस वर्कबुक ऑप्शन किस में रहता है, रिव्यू में रहता है। किस में रहता है, किस मेनू में रहता है, रिव्यू में रहता है। बात समझ गए ना। इससे होता क्या है, तो प्रोटेक्ट सीट से इस सीट को हम लॉक करते हैं पासवर्ड के द्वारा। प्रोटेक्ट वर्कबुक से क्या करते हैं, तो पूरे एक्सेल के फाइल को पासवर्ड के द्वारा लॉक करते हैं, यानी कि सुरक्षित करते हैं। बात समझ गए ना। और यही ऑप्शन फाइल मेनू में भी रहता है, याद कर लीजिएगा। फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाते हैं, इन्फो में जाते हैं, और यहाँ भी रहता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। बात समझ गए ना। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।